पहला विषय कांग्रेस पार्टी को लेकर है और कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश जी के एक फेक ट्वीट को लेकर है और दूसरा विषय बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है उस बयान को लेकर है। पहले मैं कांग्रेस पार्टी के विषय को आपके समक्ष रखता हूं। 4 अक्टूबर 2025 यानी कि लगभग आज से 6 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया। वह ट्वीट आप सबके समक्ष है। मैं बहुत लंबा ट्वीट है, आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा ट्वीट है। मैं इतना बड़ा ट्वीट पढ़ूंगा नहीं, उसका कुछ पोर्शन पढ़ता हूं। द मोदी गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन why Russia, once India's most reliable strategic ally, has chosen to ignore New Delhi's appeal and proceed with supplying advanced RD-93MA engines to Pakistan's fleet of Chinese-made JF-17 fighter jets. कुल मिलाकर के इस ट्वीट में कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी को घेरने की चेष्टा की। देश के प्रधानमंत्री को घेरने के चेष्टा में उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि रशिया और पाकिस्तान एक अंडरस्टैंडिंग में पहुंचे हैं और रूस और पाकिस्तान के बीच एक मसौदा, एक ट्रीटी साइन हो रहा है जिसमें कि पाकिस्तान के पास जो JF-17 फाइटर जेट्स हैं जो चीन में निर्मित हुए हैं उसके लिए रशिया उन्हें RD-93MA इंजन सप्लाई करेगी। फाइटर जेट पाकिस्तान का है और एक ट्रीटी होगा, एक समझौता होगा रूस और पाकिस्तान के बीच और रूस उस JF-17 फाइटर जेट के लिए इंजन बना करके पाकिस्तान को सप्लाई करेगी। और उन्होंने कटघरे में देश के प्रधानमंत्री को, देश के कूटनीति को, देश के सामरिक नीति को, देश के स्ट्रेटेजी को कांग्रेस पार्टी ने कटघरे में खड़ा कर दिया और तमाम सवाल पूछे कि यह कैसे हो सकता है। रूस और भारत तो बहुत पुराने साथी थे, आखिरकार क्या हो गया जो भारत के इतने अपील करने के पश्चात भी रूस ने भारत को अनदेखा कर दिया और इस प्रकार का एक समझौता पाकिस्तान के साथ कर रहा है। पूरे जगह यह न्यूज छपा, मगर बाद में जब असलियत सामने आई तो जैसा होता है कि कांग्रेस पार्टी की सच्चाई सामने आई। कांग्रेस पार्टी तो अपनी विश्वसनीयता खो ही चुकी है। अब रशिया ने स्पष्ट रूप से बताया, जो अखबारों में छपा भी है, कि इस प्रकार की कोई समझौता रशिया और पाकिस्तान के बीच, रूस और पाकिस्तान के बीच नहीं हो रहा है जिसमें कि रूस पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट के लिए कोई इंजन सप्लाई करेगा। ये बेबुनियाद है, ये फेक है और इस प्रकार की कोई बातचीत भी रूस और पाकिस्तान के बीच में नहीं हो रही है। और सोर्स के माध्यम से अखबारों में यह भी छपा कि रशिया के बड़े जो कूटनीतिज्ञ हैं उनका यह मानना है कि दिसंबर के माह में, इसी वर्ष 2025 के दिसंबर के माह में जो रूस और भारत के बीच एक बहुत बड़ा समिट होने वाला है भारतवर्ष में, जिसमें कि रशिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पुतिन स्वयं आ रहे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अपने दोस्त मोदी जी के लिए बहुत तारीफें लिखी है अपने ट्वीट में इस समिट को लेकर। उस समिट से पहले लगता है कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अनबन पैदा करने के लिए प्रयास कर रही हैं, ऐसा रशिया में सोर्स ने बताया और यह अखबारों में छपी है। आप सोच के देखिए और आप पीछे जाके देखिए, G20 हो या कोई देश में बहुत बड़ा समिट हो, उससे पहले इस प्रकार की हरकतें कांग्रेस जरूर करती है कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारतवर्ष की छवि पर डेंट पड़े, कहीं ना कहीं एक फेक न्यूज के सहारे एक मनगढ़ंत कहानी बनाया जाता है जिससे भारत की साख नीचे दिखे। मैं जयराम रमेश जी से पूछना चाहता हूं, आप कोई छोटे नेता नहीं हैं,
आप कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन के हेड हैं, अर्थात जो आप ट्वीट करते हैं, ये जो ट्वीट आपने अक्टूबर 4 को किया हुआ है, यह ट्वीट आपने राहुल जी की अनुमति से, उनसे पूछने के बाद और उनसे सत्यापित करने के बाद ही किया होगा, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के हेड हैं। तो ये राहुल गांधी विदेश जाते हैं, विदेश से आने के बाद इस प्रकार की ट्वीट कराते हैं और पूरा आपका इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है, अखबारों में छपने लगता है, न्यूज में इस पे डिबेट होनी शुरू हो जाती है। आपके जो तमाम इकोसिस्टम के लोग हैं वो ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। तो एक माहौल आप बनाने की चेष्टा करते हैं और कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन वॉर में आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, डेमोक्रेसी में आप अपने प्रधानमंत्री से नफरत करते हैं, डेमोक्रेसी में आप अपने प्रधानमंत्री को नहीं चाहते हैं, डेमोक्रेटिकली लड़िए, आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए, मगर अपने देश के ऑक्सीजन को बंद करके दूसरे देश को ऑक्सीजन देने का काम, दुश्मन देश को ऑक्सीजन देने का काम, यह जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज जयराम रमेश के उस फेक न्यूज से हमारे सामने आया है। और अब मैं बंगाल की तरफ कूच करता हूं और जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर कमेंट किया है और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के SIR, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके विषय में आप सभी जानते हैं, ये एक प्रक्रिया है, समय समय पर होती रहती है। ये इलेक्शन लिस्ट को लेकर जो SIR की समीक्षा शुरू होगी बंगाल में, और उसके विषय में इलेक्शन कमीशन की टीम बंगाल गई थी, उसके पश्चात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है, वो अपने आप में चिंताजनक है। वो चौंकाने वाला इसलिए है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती है, यह विश्वास से परे है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर SIR होगा तो बंगाल के अंदर दंगे होंगे, और केवल दंगे ही नहीं, बहुत सारे उसके ऐसे परिणाम होंगे जो भयावह होंगे। ममता जी, बंगाल के अंदर शासन आपका है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सारी व्यवस्थाएं आपकी है, फिर भी जब आप कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर दंगे होंगे, तो दंगा तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा, दंगे आप कराएंगे, क्योंकि सरकार की बागडोर आपकी है, पुलिस आपकी है। मतलब ममता जी, आप धमकी दे रही हैं कि अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया बंगाल के अंदर होगी जो कि भारत के संविधान की मान्यता के अनुसार होगी, तो बंगाल की मुख्यमंत्री दंगा करवा देंगी और भयावह परिणाम बंगाल के अंदर सृजित करवाएगी। यह गैर संवैधानिक भाषण, यह चौंकाने वाला है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से कह सकती है। कितना गैर जिम्मेदाराना है। डू यू थिंक यू आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? डू यू थिंक दैट यू कैन टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड? This does not reek of a chief minister's behavior. Constitutional propriety is one of the cornerstones of a chief minister's behavior. कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है भारत का संविधान। भारत के संविधान के विरोध कुछ लोग पहले भी कर रहे थे। वो कह रहे थे अनुच्छेद 370 को हाथ लगा के देखो, खून की नदियां बह जाएंगी, कोई हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला भारतवर्ष में नहीं रहेगा। मगर अनुच्छेद 370 हटा, कानून का मोहर भी उस पर लगा, संविधान का मोहर भी उस पर लगा, न्यायपालिका की मोहर भी उस पर लगी। मतलब वो सही था। उस समय भी आप अनुच्छेद 370 के खिलाफ बोल रही थी, और आज आप कह रही हैं कि दंगे हो जाएंगे बंगाल में अगर SIR होगा। आप किस लिए कह रही हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं। क्योंकि आप जानती हैं कि अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, अगर सुचिता के साथ इलेक्शन होंगे, इफ द इलेक्शन लिस्ट is cleared of malified intentions,
तब बांग्लादेशी और रोहिंग्यान घुसपैठिए बाहिरागत जो बाहर से इस राज्य में, इस राष्ट्र में प्रवेश किए हैं, वो वोट नहीं दे पाएंगे। बांग्लादेशियों और रोहिंग्यान से बड़े हमारे भारतवर्षी हैं, हमारे भारत के निवासी हैं। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्यान, उनके लिए अगर उन्हें बंगाल में दंगे भी कराने पड़े, खून भी बहाने पड़े और भयावह परिस्थिति भी उत्पन्न कराना पड़े, तब भी वो उससे पीछे नहीं हटेंगी। यही चेतावनी ममता बनर्जी ने कल अपने बयान में दिया है। और मुझे तो बड़ा दुख होता है, वो किसको मीर जाफर बोल रही है, किनको वो मीर जाफर बोल रही है? जो देश के नागरिकों को देश का नहीं माने, जो देश के नागरिकों को हित को दरकिनार करके विदेशी घुसपैठियों को अपना माने, विदेशी घुसपैठियों के लिए खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हो जाए, दंगे करवाने के लिए तैयार हो जाए, वो देशद्रोही है। या जो कानून के परचम को आगे लेकर बढ़े, संविधान के साथ आगे बढ़े, वो देशद्रोही है। यह निर्णय बंगाल की और भारत की जनता करेगी। मुझे अंत में सिर्फ इतना ही कहना है, ममता बनर्जी, ये आपका अहंकार है कि आप अपने आप को संविधान से, न्याय प्रणाली से और भारतवर्ष के संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा मानती है। याद रखिए, कितनी बार का भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, संविधान से, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से बड़े आप नहीं हो सकते। और हां, दंगे आप शुरू करवाने का धमकी दे रही हैं, मुझे तो लगता है आपने शुरू करवा दिया है। बंगाल के ही निवासी ट्राइबल लीडर खगेन मुर्मू के ऊपर उनका खून बहाकर जिस प्रकार आपने हमला कराया है, यह दंगे आरंभ करने का काम आपने किया है। आपने दंगे शुरू किए हैं, बंद लोकतांत्रिक तरीके से जनता का आदर करते हुए हम करेंगे। तृणमूल कांग्रेस हारेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।